हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम एडवांटेज डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं सेपरेशन ऑफ पावर के। देन हम 3 मॉडल डिस्कस करेंगे। यूएसए का मॉडल कि हाँ वहाँ पर कैसे सेपरेशन ऑफ पावर लागू होता है। देन यूनाइटेड किंगडम में एंड देन इंडिया में क्या स्टेटस है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे हम। तो काफ़ी डिटेल में हम समझेंगे सेपरेशन ऑफ पावर को। पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर एक्चुअली होता क्या है। ओके तो मैं बहुत ही सिंपल टर्म में आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको ये समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर। बाकी ये कंटेंट आपको मिल ही जाएगा यहाँ पर लिखने को, राइट। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? इट इज़ अ प्रिंसिपल इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिस पर बात की जाती है कि जो पावर रहेगी ना वो डिवाइड किया जाएगा। किसके किसके बीच में? जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं। तो आपको पता है कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं उसमें 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं। और ये 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती हैं? पहली है लेजिस्लेटिव ब्रांच, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड तीसरी है आपकी जुडिशियल ब्रांच। इन तीनों ब्रांचेस के अपने अलग अलग काम होते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम है लॉज को बनाना, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम है लॉ को इन्फोर्स करना, एग्जीक्यूट करना, लागू करना। जुडिशियल ब्रांच का काम होता है टू इंटरप्रेट द लॉज। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसको जज करना, इंटरप्रिटेशन करना, ऑल दीज थिंग्स। ओके तो ये समझ में आ गया कि व्हाट इज सेपरेशन एंड पावर। तो यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लो कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। सो डिवाइडिंग या शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन अमंग दीज 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आंसर लिख रहे हो ना तो आप इसका फ्लो चार्ट ज़रूर बना देना। यहाँ तो मैंने डायग्राम उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया है आपको समझाने के लिए। आप अपनी आंसर शीट पे तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। तो आप एक काम करना कि जब सेपरेशन ऑफ पावर पे आंसर लिख रहे हो तो एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया ना कि इट इज़ अ डिवाइडिंग एंड शेयरिंग ऑफ द पावर अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। आप क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बना देना। उसमें 3 ब्रांचेस बनाना, 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। इधर बनाना लेजिस्लेचर, इधर बनाना एग्जीक्यूटिव और इधर बनाना जुडिशरी। ओके और इसका नीचे काम लिख देना, लॉ मेकिंग मेक्स लॉ। ये क्या करती है? एग्जीक्यूट लॉ। और ये करती है इवैल्यूएट लॉ। ओके तो इस तरीके से फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना अपने एग्जामिनेशन में, आपका वैल्यू एडिशन के लिए और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के लिए। ओके तो हमें ये तो समझ में आ गया कि क्या है सेपरेशन ऑफ पावर। अब क्यों है, क्या वाला कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया, राइट, कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या भला चीज़ है भाई। लेकिन ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों सेपरेशन ऑफ पावर हम करते हैं, क्यों हम पावर को डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं तीनों ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम ये वाई वाले पार्ट को समझते हैं। देखो ज़रूरी है कि जो ये पावर का कॉन्सेंट्रेशन किसी एक ऑर्गन के पास ना हो। इसको रोकना है अगर आपको, तो आपको जो ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट है उनको अपने अलग अलग पावर देने होंगे, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी होगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा तो क्या होगा, हो सकता है जो एग्जीक्यूटिव जिसके पास इतनी सारी पावर एंड अथॉरिटी होती है, राइट, तो वो अपनी पावर, सारी पावर अपने पास कॉन्सेंट्रेट कर ले, अपनी पावर को मिसयूज़ करने लग जाए। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर किसी एक ब्रांच के पास हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई कि भाई हम पावर को डिवाइड करेंगे अमंग दी 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे कि पावर एक के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, कोई एक ब्रांच पावरफुल नहीं होगी इतनी ज़्यादा कि वो अपनी मनमर्जी चलाने लग जाए। आपको पता है ना कि पावर करप्ट्स द इंस्टीट्यूशन एंड पीपल एंड ऑब्सोल्यूट पावर करप्ट्स ऑब्सोल्यूटली। तो इस तरीके से इस चीज़ को रोकने के लिए ये मैकेनिज़्म डेवलप की गई। अब इस तरीके से आप बेटर अकाउंटेबिलिटी ठहरा सकते हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप नहीं समझते हैं
जैसे 3 ब्रांचेज हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब आपको पता है कि लॉ को इवैल्यूएट काम करने का काम जुडिशरी कर रही है, या लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर कर रही है। तो लॉ बनाने में कोई खामियां हुई हैं तो आप किसे अकाउंटेबल ठहराओगे, किसे जिम्मेदार ठहराओगे? लेजिस्लेचर को, ना कि एग्जीक्यूटिव को। तो अकाउंटेबिलिटी आप बेटर ठहरा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये काम और ये जिम्मेदारी तो भाई आपको दी गई थी ना, आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक नहीं करी है, यहाँ पर आपकी कमी रही है। या फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं करती है, तो आप एग्जीक्यूटिव को टारगेट कर सकते हो कि भाई लॉ एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव का था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसका था? एग्जीक्यूटिव का था। उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया, वायलेंस हो गया। तो बेटर अकाउंटेबिलिटी, बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर रिस्पॉन्सिवनेस को ठहराया जा सकता है, हेल्ड किया जा सकता है। ओके, अब तो ये क्या वाला कंसेप्ट समझ में आ गया और क्यों वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब थोड़ी सी इसकी जर्नी समझ लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्जाम में लिखना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही नया है, दो की मतलब मॉडर्न टाइम पे ये डेवलप हुआ है। दो इसके कुछ थोड़े बहुत रूट्स आप ट्रेस बैक कर सकते हो एंशिएंट ग्रीस टाइम पे, एरिस्टोटल के वर्क पे कर सकते हो, बट इस आइडिया को डेवलप किया गया है कुछ पॉपुलर थिंकर जैसे जॉन लॉक के द्वारा, एंड सिस्टमेटिक वे पे डेवलप किया गया है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। तो सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्राइन या कंसेप्ट आप जब भी पढ़ेंगे आप मॉन्टेस्क्यू का नाम ज़रूर सुनेंगे। तो मॉन्टेस्क्यू की एक बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ओके, जो 1748 में पब्लिश होती है, और इस बुक का नाम ज़रूर मेंशन करना और जब भी अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर में मॉन्टेस्क्यू के बारे में लिख रहे होगे, जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने प्रॉपर डेवलप किया है सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्राइन, जहाँ पर ये बात करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जिसमें 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेपरेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, टू प्रिवेंट द टायरनी एंड इंश्योर द लिबर्टी। टायरनी मतलब तानाशाह ना बन जाए कोई गवर्नमेंट, है ना, अपनी मनमर्जी चलाने लग जाए, क्योंकि अगर एक मान लीजिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास पूरी पावर आ गई तो वो तो तानाशाह बन जाएगी ना, और फिर लोगों की लिबर्टी तो बचेगी ही नहीं, लोगों को तो फिर कोई राइट्स मिलेंगे ही नहीं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये ज़रूरी था। तो इस आइडिया को फर्दर अडॉप्ट किया जाता है बाय द फ्रेमर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था तो जो फ्रेमर्स थे वहाँ के, उन्होंने इस आइडिया को बहुत ही ज़्यादा एक्नॉलेज किया और एडमायर किया। तो यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट किया गया, तो वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स थी। तो प्रॉपर जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में प्रॉपर बैलेंस बिठाया जा सके, डिवीज़न ऑफ पावर किया जा सके, ये वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक क्लियर डिवीज़न ऑफ पावर अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांच को स्टैब्लिश किया है विद द प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस। इसके बाद से फर्दर बहुत सारी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, इवन इंडिया में भी इस कंसेप्ट, इस डॉक्ट्राइन को अडॉप्ट किया गया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हर एक कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर की जो डिग्री है ना वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है। कहीं पर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिवीज़न होगा, कहीं पर बहुत ही लूज डिवीज़न होगा, या कहीं पर थोड़ा बहुत होगा, कहीं पर मिडिल पाथ होगा, जैसे कि इंडिया में। तो डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीज़न ऑफ पावर वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बट बहुत सारी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ने इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूप में अडॉप्ट किया है, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके यहाँ तानाशाह गवर्नमेंट बन जाए। ओके, सो एडवांटेज क्या है इसके, क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है? टू प्रिजर्व द डेमोक्रेसी एंड सिविल लिबर्टीज़, वही टू अवॉइड द टायरनी गवर्नमेंट,
क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है तो भाई हाँ, आप अब सारे इंस्टीट्यूशन अपने अपने दायरे में रहकर काम करेंगे, किसी और के दायरे में इंक्रोच नहीं करेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। और इस तरीके से सिविल लिबर्टीज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं, लोगों की अपने राइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं इफ़िशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन को। अब जब तीनों ऑर्गन्स अपना अपना काम करेंगे तो वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट रहेंगे, स्पेशलाइज्ड रहेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, तो हम एक इफ़िशिएंट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली में हम मान लीजिए 4 सिबलिंग्स हैं, तो चारों को अपने अपने काम दे दिए गए अपने, होता है ना। आप फॉर एग्जांपल अभी आप अपने रूममेट्स हो, आपके साथ आप रह रहे हो और आपका रूममेट भी रह रहा है, तो आपने अपने टास्क डिवाइड कर लिए कि भाई तू पानी लेकर आएगा और मैं दाल रखूँगा, तू रोटी बनाएगा। हमने अपनी जिम्मेदारियाँ कर ली। तो मैंने दाल बना ली और उसने रोटी नहीं बनाई, तो मैं उसे बोल सकता हूँ ना कि रोटी बनाने की जिम्मेदारी तेरी थी और तुमने रोटी नहीं बनाई है। गेटिंग इट? तो इस तरीके से हम जो टास्क और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, आसान हो जाता है ना काम। खाना बनना कितना आसान हो जाएगा। मैंने दाल बना लिया, उसने रोटी बना ली और मिल के हम दोनों ने दाल रोटी खा ली। ओके, तो ये इफ़िशिएंसी होती है गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में। और स्पेशलाइजेशन होता है, भाई उसे रोटी बनाना इसलिए दिया गया था क्योंकि उसे रोटी अच्छी बनानी आती, मेरे को दाल अच्छी बनानी आती, इसलिए दाल हम बना रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से स्पेशलाइजेशन भी हो गया। तो जुडिशरी है वो इवैल्यूएट द लॉ में स्पेशलाइज्ड है, लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग में, एंड जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉ एग्जीक्यूट करने में। इसके बाद से चेक एंड बैलेंसेस करना। चेक एंड बैलेंसेस कि यहाँ तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट अपने अपने दायरे में रहकर काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे जुडिशरी ये देखेगी कि जो लेजिस्लेचर लॉ बना रहे हैं, लेजिस्लेचर वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बना रहे हैं कि नहीं, ये चेक एंड बैलेंस रखना हो गया। या जैसे एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के, राइट। वहाँ पे उन्हें जवाब देना पड़ता है ना कि आपने ऐसा डिसीजन लिया तो क्यों लिया, ये सारी चीज़ें। फिर कंस्ट्रक्टिव डिबेट लीडिंग टू द बेटर डिसीजंस, और इस तरीके से हम बेटर डिसीजंस तक जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेज हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 3 एग्जाम्पल, यूएसए का, यूके का एंड इंडिया का। इंडिया ने मिडिल पाथ अडॉप्ट किया है, जबकि यूएसए में रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया जाता है। यूके में काफ़ी लूज है, बट इंडिया ने मिडिल पाथ अडॉप्ट किया है। इंडिया में बोला जाता है चेक एंड बैलेंस डॉक्ट्राइन को प्रॉपर हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ओवरलैपिंग है और साथ ही साथ पर्सनल ओवरलैपिंग भी है। पर्सनल ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर्स होते हैं। फंक्शनल ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जैसे लॉ मेकिंग का काम तो लेजिस्लेचर का है, लेकिन कई बार क्या होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव लॉ बना रही होती है, या कई बार जब लॉ एग्जिस्ट नहीं करता तो जुडिशरी लॉ बना देती है। विशाखा गाइडलाइंस अगर आपको याद हो तो वर्क प्लेस पे वुमेन हरासमेंट को लेकर कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे। तो फंक्शनल ओवरलैपिंग भी देखने को कहीं कहीं मिलेगा आपको। चेक एंड बैलेंसेस तो प्रॉपर है ही अपने यहाँ पर। चेक एंड बैलेंसेस में जैसे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स की जवाबदेही होती है लेजिस्लेचर के सामने। ओके, जैसे आपने अगर कभी लोकसभा या राज्यसभा डिबेट देखी होगी तो हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे या जो अदर मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो क्वेश्चन का जवाब दे रहे होते हैं हाउस पे। अगर उनसे जो वहाँ के अपोजिशन मेंबर्स पूछते हैं, अपना कॉन्फिडेंस उन्हें इस्टेब्लिश करना पड़ता है। ओके, तो ये होते हैं चेक एंड बैलेंसेस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि भाई नहीं सेपरेशन ऑफ पावर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 50 जो डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो बात करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन। आपको पता है कि प्री इंडिपेंडेंस 1947 के पहले
जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसको जुडिशियल फंक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए थे जब ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस आर्टिकल 50 के तहत जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को एकदम सेपरेट कर दिया गया, बट ऐसी कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं है कि जो 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट है इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। बट बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को। तो आर्टिकल 50, नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हो आर्टिकल 122 एंड आर्टिकल 212, जिसमें बात की गई है कि जुडिशरी एंड पार्लियामेंट एक दूसरे के फंक्शन पर इंक्रोच नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस चल रहा है जुडिशरी में तो पार्लियामेंट में उस चीज़ से बहस नहीं होगी, या पार्लियामेंट में किसी मुद्दे पे बहस हो रही है तो उसको जुडिशरी डिस्कस नहीं करेगी। इसी तरीके से आर्टिकल 361 बात करता है कि जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है ये आंसरेबल नहीं है अपनी एक्टिविटीज़, अपने एक्शन के लिए टू द कोर्ट। ओके, तो ये क्या है, जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो टास्क हैं वो डिवाइडेड हैं, एक दूसरे को उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। देन केशवानंद भारती केस के बाद जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, बेसिक डॉक्ट्राइन का कंसेप्ट, जहाँ पर बात की जाती है कि भाई जो लेजिस्लेचर्स के थ्रू लॉ बनाए जाते हैं ना, या एग्जीक्यूटिव कोई एक्शंस लेती है तो जुडिशरी चेक एंड बैलेंस रख सकती है, रिव्यू कर सकती है, देखेगी कि वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो एक सुप्रीम कोर्ट से भी एक केस में पूछा गया कि ये बताइए कि इंडिया में क्या सेपरेशन ऑफ पावर काम करता है। तो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण एक केस है, तो इसमें जुडिशरी का एक स्टेटमेंट था कि नहीं, इंडिया में है सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन ब्रॉडर सेंस में है, बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ही नैरो नहीं है, बट इट इज़ इन अ ब्रॉडर सेंस। कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है कि लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेचर का, जो मान लीजिए इंडिया में पार्लियामेंट, लेकिन लेजिस्लेचर अपना ये काम असाइन कर देती है किसी और को, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव को कर दिया कि भाई आप अपने हिसाब से लॉ बना लीजिए, तो ये हो गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर तो काम नहीं कर रहा है ना, किसी और का काम कोई और इंस्टीट्यूशन कर रहा है। इसी तरीके से क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ आप इंडिया में देखते होंगे, मतलब जो उसमें जो ये बॉडीज़ हैं उनमें मेंबर्स होते हैं जो नॉर्मल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के, एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं, बट वो काम क्या कर रहे होते हैं, एक जो जज काम करता है, मतलब मैटर्स को इवैल्यूएट करते हैं और जजमेंट देते हैं, तो क्वासी जुडिशियल फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं। देन जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट, जहाँ जुडिशरी आगे आकर एग्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्शंस देती है कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये गलत किया, ऐसा काम करना चाहिए, इस तरीके से, ताकि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, लोगों की लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट कर सके। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे जो प्रेजेंट है, जिन्हें देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि नहीं सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है। यूएसए में आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहाँ पर काफ़ी रिजिड सेंस में यूज़ किया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास बहुत ह्यूज पावर होती है, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि इस चीज़ को प्रिवेंट करना कि जो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है वो टायरनी में ना बदल दे। तो काफ़ी चेक एंड बैलेंस है, जैसे वीटो पावर है, वीटो पावर हो गई आपके प्रेसिडेंट की। देन कांग्रेस अगर बिल पास करती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। देन ट्रिटी मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, बट सेनेट के द्वारा उसे अप्रूव कराना पड़ता है। इसी तरीके से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, तो ये बताते हैं कि यूएसए में कितना रिजिड है सेपरेशन ऑफ पावर का। यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहाँ पे बहुत ही लूज़ कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, क्योंकि वहाँ पे जैसे जो जुडिशरी का काम था हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा था। अभी कुछ साल पहले वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई है, तो ये एक चीज़ देखने वाली बात है। तो आई होप कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में इनफ कंटेंट है एक आंसर लिखने के लिए, एंड आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके, सो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। थैंक यू फॉर ऑल दी सपोर्ट जो आप मुझे ऑलरेडी दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।